हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। सांद्रता को अभिव्यक्त करने की दो मूल विधियों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली विधि क्या है? मोलरता। दूसरी क्या है? नॉर्मलता। आज हम लोग तीसरा स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो भी सांद्रता को अभिव्यक्त करता है। हेडिंग है इसकी मोललता। तो क्या होती है मोललता, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, पहले परिभाषा लिख लेते हैं बेटा, फिर आगे पढ़ेंगे। 1 kg विलायक में स्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? 1 kg विलायक में स्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। पहले तो एक बड़ा फर्क आ गया। क्या? इससे पहले हम लोग 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में बोलते थे। दोनों ही नॉर्मलता भी और मोलरता भी 1 लीटर विलियन में है। बट जब हम मोललता देखते हैं तो मोललता में हम लेते हैं 1 kg विलायक में। तो पहला जो मूल फर्क है वो ये आ गया कि वहाँ आयतनात्मक है, ये भारात्मक है ना। वो आयतनात्मक है, आयतनात्मक विश्लेषण है, वहाँ आयतनात्मक हमको सोचना पड़ता है और यहाँ पे भारात्मक सोचना पड़ता है। तो पहला जो मूल फर्क है वो इस बात का आ जाता है। ठीक, आयतन जो है वो ताप परिवर्तन के साथ बदलता है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो फैलता है। ठीक, किसी भी तरल को गर्म करने पर उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तरल मतलब द्रव या गैस। ठीक है, जबकि तुम देखोगे उसका वजन नहीं बदलता। तो ये एक ऐसी इकाई है, एक ऐसे सांद्रता को अभिव्यक्त करने वाली विधि है जिसका मान जो है ताप परिवर्तन के साथ भी स्थिर रहती है। तो टेम्परेचर का जिस पर फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा सांद्रता को अभिव्यक्त करने वाली विधि है जो ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में आगे मोललता का कुछ विशेष परिस्थितियों में उपयोग करेंगे जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा पर हमें सांद्रता को अभिव्यक्त करना होगा। तो वहाँ पर हम मोललता को लेंगे। अब अगर मोललता जो है उसको हम लोग स्टार्ट कर जाएं, है ना, उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो मोललता क्या होगा? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का kg में भार। ठीक, अगर नीचे की राशि 1 हो जाए, विलायक का kg में भार 1 हो जाए, तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? मोललता के। प्रदर्शित कैसे करते हैं? स्मॉल m से। विलेय के ग्राम मोलों की संख्या Nb और विलायक का kg में भार है। अगर हम उसको चाहें तो ग्राम में भार लिख सकते हैं, तब विलायक का है तो WA हो जाएगा। पर ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा? 1000 का। तो ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू NB को क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन MB लिखते आ रहे हैं चैप्टर में, इनटू क्या हो जाएगा? WA इंटू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1000। ठीक है, तो इस तरह से मोललता आ गया। वैसे इसकी इकाई मोलल होती है।
क्या होती है? मोलल, या हम लिख सकते हैं इसे मोल्स पर केजी। ठीक, मोलरता का क्या होता है? मोलर। नॉर्मलता का क्या होता है? नॉर्मल। मोललता का क्या होता है? मोलल। ठीक है, ये उनकी इकाइयाँ है ना। जो मोललता का जो मूल फॉर्मूला है वो ये है। सारे मोललता के प्रश्न इससे बन जाएंगे। ठीक है, सारे मोललता के प्रश्न इससे बन जाएंगे। एक दो छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन क्या ले लिया? 20 ग्राम एसिटिक अम्ल 180 ग्राम, इसको चलो हम लोग ले लेते हैं 200 ग्राम जल में घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि दिया है क्या क्या। दिया है विलयन में 2 घटक हैं, एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा कौन है? जल। तो यहाँ पर A जो है वो जल है और B जो है वो कौन है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, B मतलब क्या? विलेय। A मतलब क्या? विलायक। हम देख रहे हैं WB, ये कितना है? 20 ग्राम। और हम देख रहे हैं WA, ये कितना है? 200 ग्राम। और अगर एसिटिक एसिड का अणुभार देखें तो वो कितना होता है? 60। ठीक है, एसिटिक अम्ल का अणुभार क्या होता है? 60। कार्बन के 2 हैं तो इसका 12 दूनी 24 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 एकम 4, तो जोड़ोगे तो टोटल कितना आ रहा है? 60। ठीक, तो अणुभार 60 है इसका। चूंकि मोललता M बराबर क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। पुट द वैल्यूज। M इज इक्वल टू WB की जगह क्या रखेंगे? 20 इंटू 1000 अपॉन ये क्या रखेंगे? 60 इंटू क्या हो जाएगा? 200। वैल्यूज रख दें, जो कटेगा काट देते हैं, है ना। ये जीरोस तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये 2 10 जा तो आ रहा है 10/6, तो 5/3, तो 3 एकम 3, बचा कितना? 2, तो 3 छक्के 18 और 6 6 ही रहेगा, तो उसको 6 7 लिख सकते हैं। सार्थक अंकों में लिखें तो 1.67 मोल्स प्रति लीटर। ठीक, अगर मुझे केवल द्रव्यमान प्रतिशत भी दिया हो, क्या दिया हो? केवल द्रव्यमान प्रतिशत, और उसके साथ हमको दिया हो विलेय का जो नाम है, बस इतने से भी हम मोललता निकाल सकते हैं। देखो प्रश्न कैसे होता है और उसे कैसे हल करते हैं। एक प्रश्न लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया। NaOH के जलीय विलयन में विलेय द्रव्यमान के अनुसार 20% उपस्थित है। विलयन की
मोललता ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है ना, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में प्रश्न दिया है। हम इसे कैसे हल करेंगे देखते हैं। हल सबसे पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि NaOH का जलीय विलयन है ना, तो दिया है, लिखो क्या दिया है बेटा, B कौन है, NaOH, और A कौन है, जल। ठीक है। अभी अगर हम चाहें तो Mb लिख सकते हैं। Mb कितना होता है NaOH के लिए, 40। इससे पहले भी यूज कर चुके हैं NaOH का, है ना। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ोगे तो आएगा 40। ठीक है। और दिया क्या है, Wb प्रतिशत दिया है 20, मतलब वेट नहीं दिया है, बोला है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना जब भी द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहता है तो ऐसा लिखते हैं, माना विलयन का द्रव्यमान क्या है, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। तो हमने क्या ले लिया, W बराबर 100 ग्राम। तो Wb कितना होगा, Wb होगा 20 ग्राम। क्यों होगा, क्योंकि वो 20% है। तो 100 का 20%, 20 होता है, परसेंटेज नहीं निकालना पड़ता 100 मान लेने से। और Wa क्या होगा, Wa होगा W माइनस Wb। W क्या है, विलयन का द्रव्यमान, Wb क्या है, विलेय का द्रव्यमान। किसी भी द्विअंगी विलयन में 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। अगर विलेय को घटा दो तो बचा हुआ क्या होगा, विलायक होगा। तो इस तरह से तुम 100 से 20 घटा दो, क्या मिलेगा, 80। ऐसा, ठीक। अब तुमको Wa मिल गया। सूत्र क्या होता है, चूंकि सूत्र जो है हमारे पास वो होता है M बराबर Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू Wa। Wb कितना है बेटा, 20 इंटू 1000 अपॉन Mb कितना है, 40 इंटू Wa कितना है, 80। सिंपल है ना। तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, है ना। तो 50/8 आ रहा है ना। तो इसको भी कर सकते हैं, चौके 8 पंचे 25/4 आ रहा है ना। 4 छक्के 24, बचा कितना, 1, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, 4 पंचे 20, इतना मोल्स प्रति केजी, ऐसे लिख सकते हैं। या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मोलल। ठीक, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलल। तो इस तरह से हम लोगों ने मोललता के कुछ 1-2 प्रश्न बनाए। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हम लोगों को मोलरता दी हुई हो और मोललता पूछा हुआ हो। तो इसके लिए हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, मोलरता व मोललता में संबंध। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो प्रश्न जो है वो क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगला हेडिंग लगाते हैं बच्चों, क्या, मोललता व मोलरता, कैसे, मोलरता में संबंध। ठीक, मोललता व मोलरता में संबंध। ठीक, बहुत आसान है, हम लोग उसको स्थापित कर लें संबंध को। देखो बेटा, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि ये संबंध होता है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने से वो रहेगा नहीं। कोई भी फोटो तभी अच्छे से रहती है जब उसको फ्रेम कर देते हैं, एल्बम में रख देते हैं। फोटो को ऐसे बाहर रखना देखना वो ख़राब हो जाता है, पर एल्बम में बढ़िया सजा के रख दो, है ना, या फिर बढ़िया फ्रेम व्रेम लगा करके दीवार में कहीं पे टांग दो तो वहीं के वहीं रह जाएगा, है ना। ठीक है, हमारे घरों में दादाजी नाना जी के फ़ोटो लगे रहते हैं माला चढ़े हुए, कुछ थोड़ी ना होता है।
उन्हीं का फोटो को बाहर रख दो तो खराब हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक को अगर फ्रेम दे दो, मतलब उसके बारे में जान जाओ कि वो कैसा है, क्या है, किस तरह बना है ना, क्या है संबंध, कैसे निकालते हैं, तो फिर वो संबंध याद रहता है ना। तो इसलिए इसको स्थापित कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, 2 चीज़ें जानते हैं बच्चों। क्या? पहले तो मोलरता। क्या होता है? मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। क्या होता है? विलेय का भार गुणा 1000 बटे क्या? अणु भार गुणा विलियन का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, चूंकि तथा मोललता m बराबर अभी अभी पढ़ा क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ऐसा होता है। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ले लिया। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो करते क्या है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 बटे समीकरण क्या हो गया? 2। क्या होगा? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m बराबर क्या होगा? कैपिटल M की वैल्यूज रखो, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर पूरे के बटे WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ऐसा होगा। अब हम लोग अगर आगे के स्टेप लिखें, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसे, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml। चूँकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हम चाहे तो वॉल्यूम इन ml को W अपॉन D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W अपॉन D, है ना, जहाँ D जो है वो ग्राम प्रति ml में है, मतलब उसका यूनिट जो है वो ग्राम प्रति ml में होना चाहिए। अगर वो ग्राम प्रति लीटर में होगा तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आयतन ml में लिखा है, तभी ऊपर 1000 का गुणा हुआ है ना, ध्यान देंगे। तो इस तरह से इनटू इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा MB इंटू WA अपॉन क्या होगा? WB इंटू 1000। तो कुछ चीज़ें कट जा रही हैं, क्लियरली दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें कटती हुई, जो चीज़ें कटती हुई दिख रही हैं उन्हें काट देते हैं। 1000 से 1000 कट गया, WB से WB कट गया, MB से MB कट गया। यहाँ तक आया? आ ही गया होगा, आसान है बहुत। कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये भैया D ऊपर चला जाएगा इनटू ये WA अपॉन WA प्लस WB। हम लिख सकते हैं W क्या है? विलयन का कुल भार। कुल भार क्या होगा? विलायक का भार और विलेय के भार का योगफल, ऐसा होगा। ठीक होगा ना। अब हम कर क्या सकते हैं, इसमें 100 बटे 100 का गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा कर लेते हैं? 100 बटे 100 का। तो मिल क्या रहा है देखो, WA प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो क्या होगा? वो WA अपॉन WA प्लस WB इंटू क्या होगा? 100। ठीक, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100, ऐसा होता है। तो ये जो राशि आई, ये ऐसे, ये वाली राशि है ना, इस पूरी राशि के जगह हम क्या लिख सकते हैं? WA प्रतिशत लिख सकते हैं। तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m बराबर
D इंटू WA परसेंटेज इंटू ऊपर का 100 जा चुका है, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे आ जाएगा क्या 100 एक। ठीक है, 100/100 का गुणा किया, नीचे 100 आ गया। अब क्योंकि WA परसेंटेज और WB परसेंटेज अगर किसी द्विअंगी विलयन में है तो इसका कुल मान कितना होगा 100। नहीं, टोटल मिला के कोई भी चीज़ 100% होती है, तो WA परसेंट प्लस WB परसेंट कितना होगा 100। तो अगर मैं यहाँ से WA परसेंटेज लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 ऋण WB परसेंट, है ना। क्योंकि जनरली जो प्रश्न होता है वो विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित होता है। तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू D टाइम्स ऑफ WB परसेंट। WB परसेंट कैसे लिखेंगे 100 माइनस WB परसेंट अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो जनरली जो प्रश्न होंगे मोलरता के, उसमें तुम देखोगे कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है घनत्व और विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर दिया हो तो तुम मोललता को मोलरता में, मोलरता को मोललता में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चूंकि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, नॉर्मलता बराबर होता है अम्लीयता, क्षारीयता, आयन संयोजकता एटसेट्रा गुणा मोलरता। तो तुम मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे ये सब लिख सकते हो। तो अगर मोलरता की जगह हम M अपॉन अम्लीयता, क्षारीयता, आयन संयोजकता रख दें तो नॉर्मलता और मोलरता में भी संबंध यहीं पर आ जाता है ना। तो प्रश्न सिंपल हो सकते हैं कि कोई घनत्व का विलयन है ना, ठीक, और उसके साथ साथ तुमको द्रव्यमान प्रतिशत दिया है ना। जैसे कि एक ऐसा प्रश्न दिया है, मान लो प्रश्न बना लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक अकार्बनिक विलेय के जलीय विलयन में विलेय द्रव्यमान के अनुसार 10% है यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम प्रति ml है, तब विलयन की मोललता होगी। ये प्रश्न है ना। मैंने कार्बनिक लवण इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये घनत्व और द्रव्यमान प्रतिशत इसके निश्चित आंकड़े होंगे, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, तो मैंने इसीलिए कार्बनिक लवण ले लिया। जनरली बुक में जब तुम प्रश्न देखोगे तो वो प्रश्न में सॉरी, तो उस प्रश्न में विलेय का नाम भी लिखा हो सकता है, पर फिर उस केस में घनत्व और द्रव्यमान प्रतिशत के निश्चित मान होंगे, वो बदलेंगे नहीं, है ना। मैं क्योंकि ऐसे ही भरवली डाटा लेने रहा हूँ अपने हिसाब से कुछ भी, तो इस कारण से कार्बनिक लवण लिखा है। उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता कुछ भी, तुमको एक प्रश्न भी बड़े आराम से बनाया जा सकता है ना। मोललता निकालने के लिए बोला है और साथ में मोलरता, जहाँ विलयन की मोलल, जहाँ प्रश्न का थोड़ा सा और भाग है, देख सकते हैं, जहाँ विलयन की मोलरता 1.2 मोलर है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ना। प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दिए। अब इसका हल करते हैं। हल में दिया है क्या है, बी कौन है, अकार्बनिक लवण, नहीं पता कौन, मतलब अब खाली ऐसा ही लिखा है, तो अकार्बनिक लवण तो करोड़ों हो सकते हैं, तो कोई भी होगा।
ए कौन है? जल है, ये दिया है भाई, है ना। और WB% कितना दिया है? 10, ठीक। और मोलरता विलयन की कितनी दी है? 1.2 मोलर। और साथ में क्या दिया है? घनत्व, डेंसिटी विलयन का कितना दिया है? 1.5 ग्राम प्रति ml, ऐसा दिया है। चूँकि सूत्र क्या होता है? सूत्र अभी अभी पढ़े थे, कैपिटल M बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 100 माइनस WB% अपॉन 100, ये होता है। तो रिलेशन में हम देख रहे हैं मोलरता कितना है? 1.2 मोलरता निकालना है। घनत्व कितना है? 1.5। 100 ऋण द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 10 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो अगर तुम यहाँ से मोलरता निकालो, m बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखो, 1.2 गुणा 100 बटे 1.5 गुणा 90, ऐसा होगा, ठीक। तो तुम इसको अगर 1.5 को 15 लिख दो, 1.5 को यहाँ से मान लो मैं इसको 15 लिख देता हूँ, तो ऊपर एक 10 का और गुणा करना पड़ेगा, है ना। वो 10 का एक 0 जो है वो इसके 0 से कैंसिल हो गया। अब ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10 मतलब 20 आ गया ऊपर, ठीक। 12 दूनी 24, ऊपर आ रहा है 24, नीचे आ रहा है 9 तिया 27, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। 12 दूनी 24 आ गया, 9 तिया 27 आ गया ना। तो 3 अट्ठे 24, 3 9 27, ऐसा आ गया। फिर दशमलव 8 64, 8 9 72, 8 9 72 बचेगा कितना? फिर से 72 मतलब फिर 8 बच जाएगा, तो फिर 9 72, फिर 9 72 मतलब 0.99 आ रहा है, लगभग 1 क्या होगा? मोलल, ठीक। 1 मोलल के आसपास आ रहा है, 0.9999 आएगा, ठीक। तो एक प्रश्न हुआ जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया बच्चों। इसी की तरह नॉर्मलता के साथ संबंध भी आ सकता है। याद रखें, अगर हम मोलरता बराबर लिखेंगे तो नॉर्मलता बटे अम्लीयता, क्षारीयता, आयन, संयोजकता एटसेट्रा लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको वहाँ लिख देंगे तो नॉर्मलता बटे अम्लीयता, क्षारीयता, आयन, संयोजकता एटसेट्रा गुणा मोललता बराबर क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू 100 माइनस WB% अपॉन 100, ठीक। कभी कभी प्रश्न में कुछ और तरह के अप्रोच भी हो सकते हैं मोलरता के, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बोर्ड में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मोलरता वाला टॉपिक कंप्लीट किया बेटा। अब जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, उसका नाम है मोल प्रभाज। पहले तो भाई मैं हेडिंग लगा लेता हूं, क्या लगाएंगे? मोल प्रभाज, नाम ही गजब है, प्रभाज। कुछ लोगों को हीरो का नाम याद आ रहा होगा, नहीं है ना? एक ही वर्ड, एक अक्षर ही बदल दो तो आ जाएगा। कोई नहीं, मैं प्रभाज की बात करता हूँ। प्रभाज का सीधा साधा मतलब है हिस्सा। प्रभाज का सीधा साधा मतलब क्या है? हिस्सा। अब तुम 2 भाई बहन हो, एक तरबूज घर में आया, तो आते ही आदमी सोच लेता है आधा मेरा आधा तेरा, आधा है वो, आधा जो है ना वो हिस्सा है ना, ठीक। 2 लोग पार्टनरशिप में बिजनेस किए तो बोले 4.5% मेरा भाई, 3/4 उसका, मैं खाली पैसा लगाया हूँ, काम वाम वो देखता है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 मैं लूँगा, है ना। चलो अगर समझ नहीं आ रहा हो तो अपन बिजनेस करते हैं, टमाटर बेचेंगे भाई, है ना। तुम चलो किसान हो, हैं, और टमाटर उगाते हो, और मैं मार्केट में गया, है ना, जो डेली मार्केट होता है उसमें टमाटर ले लो बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बेचता हूँ। इमेजिन करो कैसे लगूंगा, ठीक है। अब मान लो दिन भर काम किए भाई, तू उगाया मैं बेचा, दोनों मिल करके 100 रुपये कमाए। कितना कमाए? 6,000 रुपये। यार 100 रुपये में क्या होगा ज़िंदगी, है। चलो 1,000 रुपये कमाए। कितना कमाए? 1,000 रुपये।
1000 रुपए में से मैं तेरे को कितना दिया, 200। किसान आदमी और क्या लेगा तू है, ठीक। किसान को 100,000 में से 200 थोड़ी नहीं मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, समझे। बाकी व्यापारी ले लेते हैं, है ना, ठीक। तो किसान आदमी को 200 दे दिया, संतुष्ट रहो, समझ रहे हो ना, ठीक। कितने से 200 दियागा, 1000 में से, तो तेरा हिस्सा कितना, 200/1000। प्राप्तांक बटे पूर्णांक, क्या करो, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, 200/1000, 1/5, वो तुम्हारा क्या है, हिस्सा है। मान लो 500 दे देता तो एहसान मानना उस बात का कि 500 दूंगा, ठीक। पर 500 दे देता तो 500/1000, हिस्सा कितना हो जाता, आधा। अच्छा बताओ, 1000 में से अधिकतम कितना दे सकता हूं, पूरा दे दूं 1000, आज तेरा भाई मेरा कुछ नहीं है ना, तो 1000 का पूरा 1000 तुमको दे दूं तो हिस्सा कितना आएगा, 1000/1000 कितना, 1। मतलब हिस्सा कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, समझ आ रहा है कुछ, हिस्सा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। और ना दूं बोलो तो क्या करेगा बे, है मैं नहीं दूंगा, निकल यहां से, है कोई नहीं लिया था मैं तेरे से टमाटर, निकल यहां से बोल करके भगा दूं, तो तुमको कितना मिला, 0। हिस्सा मिनिमम कितना होगा, 0/1000, 0। प्रभाज हमेशा 0 से 1 के बीच का होता है। कितने से कितने के बीच का होता है, 0 से 1 के बीच का। किसी का भी मूल प्रभाज 2 दशमलव कुछ आया ना रे, है समझ में आ रहा है, आएगा ही नहीं बे, आएगा कितना, 0 से 1 के बीच, ना 0 से कम आएगा ना 1 से ज्यादा, ठीक, समझ आ रहा है। एक तरबूज में 1.5 तरबूज कौन देगा बे, एक तो तरबूज से काट के मैं 1.5 तेरे को दूं, है 1.5 कहां से दूंगा, आधा तो गाय खाएगी छिलका, है ना, बाकी पानी है ना। और एक तरबूज में 2-3 हजार तो बीज होते हैं, इधर मुंह मारो उधर बीज, इधर मुंह मारो उधर बीज, है ना। आदमी थूकते थूकते खाता है, समझ नहीं आता है ना। जो भी है, प्रभाज का मिनिमम वैल्यू कितना, 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1, समझ आ रहा है। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। इसको हम एक विशेष प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, देखते ही बोले होगे एक्स, चलो चलो, एक्स नहीं है उसका नाम, उसका नाम है काई। क्या नाम है रे, काई, ऐसे काई, जिसमें फिसल के कई बार गिरे हो तुम, बरसात में काई में पांव पड़ा, बंदा फ्लैट, ठीक है। और अगल वाले सारे लोग देख करके हंसते हैं, और जो गिरा रहता है उसको बड़ा गुस्सा आता है ना, कि मैं गिरा और ये सब लोग हंसे, जबकि उसे खुशी होनी चाहिए कि मैं गिरा और ये सब लोग हंसे, है ना। उसमें दुख मनाने की क्या बात है, कोई और गिरेगा तो तू नहीं हंसता, है जो तेरे गिरते समय तेरे को तकलीफ हो रही है ना। हाँ, पिछवाड़ा दर्द दे रहा लगा है तो उसका जरूर तू, है ना, उसका जरूर थोड़ा दुख मना कि हाय लग गया रे, पर लोग हंसने चाहिए, है ना, उनको हंसते हुए खुशी होनी चाहिए। तुम गिर जाओ और उसके बाद लोग हंसे तो दूसरा एक तो बकरा लेके आओ और बोलो उधर ही से चल के देख, मैं इधर ही से गया था, और वो बदाक ले गिरे तो तुम हंसो, बदला हो गया, और क्या दिक्कत क्या है, ठीक। तो काई किससे पुकारते हैं बेटा, काई, है ना। अभी अगर परिभाषा दे देंगे, है ना। क्या बताया, प्रभाज क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, ऐसा सोच लो, है ना। जो खुद का हिस्सा बटे कुल हिस्सा, वो क्या है, प्रभाज है ना। अगर परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे विलयन में घटक के मोलों की संख्या व विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज ठीक। विलयन में घटक के मोलों की संख्या व विलयन के कुल मोलों की संख्या को
के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल प्रभाज्य। तो लो भाई अपन अगर लिख देते हैं ऐसे काई ए, है ना, ये तो कलरफुल काई हो गया गा। हाँ रुको, नॉर्मल वाला काई लिख देंगे। काई ए, काई ए मतलब क्या होता है बताओ? विलायक है। ए नहीं जानते का, रामायण खत्म हो गया, राम सीता भाई बहन बना रहे हो है? पूरा का पूरा विलयन पढ़ा डाला। प्रथम घटक क्या है? विलायक। बाकी सारे घटक क्या हैं? विलेय। ए विलायक, बी सी डी ई सब विलेय, ए क्या है? विलायक। काई ए मतलब मोल प्रभाज्य का, ए मतलब विलायक का, तो काई ए मतलब विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या n है बटे विलयन के मोलों की संख्या n। अब विलयन कितना अंगी है थोड़ी ना कंफर्म है। द्विअंगी होगा तो Na प्लस NB, त्रिअंगी होगा तो Na प्लस NB प्लस NC, चतुरंगी होगा Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND। अब पचरंगी सतरंगी अठरंगी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रखना उसमें, ठीक है। तो अगर मान लो कोई द्विअंगी विलयन है, ज़्यादातर द्विअंगी के लिए ही न्यूमेरिकल आता है ना। द्विअंगी जितना अंगी उतना कठिन, उतना कचकच। काई ए बराबर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB, ऐसा होगा Na अपॉन Na प्लस NB। ये किसका मान आ गया बेटा? काई ए का मान, ठीक। इसी तरह काई बी कितना होगा? काई बी होगा NB अपॉन Na प्लस NB, होगा कि नहीं होगा? अगर किसी द्विअंगी विलयन के लिए हम निकालने की कोशिश करें काई ए प्लस काई बी, क्या होगा रे? काई ए का मान Na अपॉन Na प्लस NB प्लस काई बी का मान NB अपॉन Na प्लस NB समान हर लघुत्तम निकाले उत्तम निकला, मतलब वही निकला। ऊपर भी क्या आया? Na प्लस NB, नीचे भी क्या आया? Na प्लस NB, कट गएगा एक दूसरे से। Na प्लस NB एक कम Na प्लस NB, है ना, तो क्या आ जाएगा? एक का काई ए प्लस काई बी का मान कितना आया? क्योंकि अधिकतम मूल प्रभाज्य, अधिकतम प्रभाज्य तो एक ही होता है, ठीक है ना। मेरा 1/4, तुम्हारा 3/4। नहीं, एग्जाम्पल गलत हुआ था। तुम तो टमाटर उगाए थे ना रे, तो तुम्हारा 1/4, मेरा 3/4, ठीक। तो टोटल जोड़ो, 1/4 धन 3/4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कट गया, 1 आया, है कि नहीं? है ना का 1। तो द्विअंगी के लिए काई ए प्लस काई बी 1। अगर द्विअंगी के बाद त्रिअंगी हो तो त्रिअंगी हो तो क्या होगा? उस केस में काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी बराबर 1। चतुरंगी होगा तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी बराबर 1, कुल मिला के आएगा 1। इसको बोलते हैं मूल प्रभाज्य। थोड़ा और सॉल्व करें, जैसे कि मान लो मुझे काई बी लिखना है। काई बी बराबर क्या होगा? NB अपॉन Na प्लस NB। NB को क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन MB। इसको क्या लिख सकते हैं? WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। और क्या रे, फिर वैल्यू आ जाएगा, इसमें थोड़ना है उसको, ठीक है। WB MB WA सब WB WA दिया रहेगा, MB MA लग करके भाग दे देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, आसान है, ठीक ना। अब निकाल लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं आसान सा, है ना। देखो मोल प्रभाज्य के प्रश्न एग्जाम में काफी आते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया है, एक विलयन में क्या 30 ग्राम एसिटिक अम्ल
वह कितना 90 ग्राम जल है। ठीक, एक विलियन में 90 ग्राम जल है, 30 ग्राम क्या है? एसिटिक अम्ल है। विलियन में एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। है आसान है। पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, हल के बाद दिया है बाती है, नहीं गा है, दिया है बिना लिखे थोड़ा नहीं चलेगा। यहाँ ए कौन हैगा बचवा? जल हैगा, हाँ, और बी कौन है? एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो WA कितना हैगा? 90 ग्राम, और WB कितना है? 30 ग्राम, ठीक है। MA कितना होता है? जल का अणु भार 18 होता है, ठीक। और MB कितना होता है? एसिटिक एसिड का 60 होता है। क्या पूछा है? चूंकि किसका पूछा है? एसिटिक एसिड का, तो बी का पूछा, तो काई भी निकालना पड़ेगा। फिर काई भी बराबर क्या होगा? NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक। तो काई बी बराबर NB क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। 800 का वैल्यू पा गया ना हम लोग। तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? WB कितना हैगा? 30/60 अपॉन इधर कितना है? WA 90 18 30 60, ठीक है। काटो 1/2 1/2, और ये 9 दूनी 18, 9 दहम 2 एकम 2 पंचे, तो कितना आ रहा है? 1/2 बटे 5 धन 1/2, ऐसा है ना। तो काई बी बराबर ये क्या आ जाएगा? 1/2, और नीचे को सॉल्व करोगे तो लघुत्तम नीचे का 2 है, 5 दूनी 10 और 1, तो ये आ रहा है 1/2 गुणा 2/11, है ना, और 2 से 2 पार, तो काई बी बराबर आया 1/11। ये हो गया आंसर। और पूछोगे तुम बता इसकी इकाई क्या होती है, तो मैं बोलूँगा नहीं होती है। अरे मोलों की संख्या से मोलों की संख्या को भाग दे दिए तो कुछ नहीं बचा रे बेटा, है कोई इकाई नहीं होती है। मोल प्रभाज एक विमाहीन राशि है ना। आधा तरबूज, आधा केक, आधा मुर्गा, आधा कुछ भी हो सकता है, समझे ना, ठीक। आधा मतलब काटो आधा, है ना, समझ आ रहा है। हिंसक पशु लोग हैं, मुर्गा को भी हाँ बोलते हो, ठीक है। जो भी है बीच से नहीं काटना का बच्चा है उसको, ठीक है। आया काई भी का वैल्यू कितना आया? 1/11। उसका कोई मोल प्रभाज का कोई इकाई नहीं होता है ना। एक प्रश्न ये आता है और दूसरा प्रश्न आता है प्रतिशत वाला, जिसमें लिखा रहता है कि एक विलियन जिसमें 25% एसिटिक अम्ल, 25% एथिल अल्कोहल और शेष जल है, तो शेष कितना? 50, 25 2 हुए थे। इस विलियन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज याद कीजिए। ये जो मैं प्रश्न बोला, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है ना। क्या बोला? एक विलियन ले लेते हैं, बना देते हैं उसको ऐसे। प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक विलियन जिसमें द्रव्यमान के अनुसार, जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 25% एसिटिक अम्ल,
25% एथिल अल्कोहल व शेष जल है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। वैसे तो प्रत्येक घटक का प्रश्न पूछा है, पर मैं एथिल अल्कोहल ले लिया। हाँ ठीक है, तो वो वैसे तो पूरा का पूछा है, पर तुम लोग निकालना का पूरा का निकालना, उसमें क्या है। हल में हम दिया है बात ये कर लेते हैं। दिया है क्या, ए है जल, चलो बी को मैं ले लेता हूँ एसिटिक एसिड, और सी को ले लेते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक, तो WA% कितना है 50, WB% कितना है 25, और WC% भी कितना है 25। ठीक, समझ आया। ओ, तुम चाहो तो ये दोनों दिया है तो उसको 100 माइनस 25 प्लस 25 भी करके 50 लिख सकते हो, मतलब ज़्यादा अच्छा मन करे तो ऐसे लिख सकते हैं। 100 माइनस 25 प्लस 25, सॉरी बेटा, 100 माइनस 50 बिकम्स 50 ऐसा। तो WA कितना हो जाएगा 50 ग्राम, WB कितना होगा 25 ग्राम, और WC कितना होगा 25 ग्राम। यहाँ लिख लेंगे यदि विलयन का द्रव्यमान कितना हो 100 ग्राम हो, है तो परसेंटेज नहीं निकालना पड़ता, 100 होता है तो डायरेक्ट निकल जाए 50 ग्राम। 100 का 50% 50, 100 का 25% 25, 100 का 25% 25, 100 का 10% 10, 100 का 18% 18, परसेंटेज नहीं निकालना पड़ता है, बोल के 100 मान लेते हैं। और चूंकि एम में होता है 18, MB एसिटिक अम्ल के लिए कितना होता है 60, MC एथिल अल्कोहल के लिए कितना होता है 46। याद हो जाएगा बेटा, अणुभार को ध्यान रखो। हमको क्या पूछाएगा, किसका निकालूंगा, एथिल अल्कोहल का निकालूं। हाँ, तो क्या निकालने के लिए पूछा है, काई C बराबर क्या होगा NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। ये क्या होगा WC अपॉन MC अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB प्लस WC अपॉन MC। ठूसो रे ठूसो, 25/40 अपॉन 50/18 धन 25/60 धन 25/40। बाकी तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, यहाँ से गुणा भाग तुम लोग कर लेना। समझ आया, गुणा भाग थोड़ा कठिन है बट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन इसके बाद, है ना। इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, बट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें एसिटिक अम्ल का भी निकाल लेंगे और जल का भी निकाल लेंगे, तीनों घटक का निकाल, मतलब दो का कोई भी निकाल लो। जैसे मान लो अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का निकाल लिए, तो तुम्हारा क्या निकल गया, काई C निकल गया और काई B निकल गया, और काई A प्लस काई B प्लस काई C बराबर क्या होना चाहिए 1। त्रिअंगी के लिए 3 अंग है ना इसमें, तो काई A प्लस काई B प्लस काई C इज इक्वल टू 1, तो काई B काई C निकल गया, तो 1 माइनस काई B काई C काई A होगा, तो इस तरह से काई A निकल जाएगा। तो तीसरे का भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, घटाने से भी काम चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल प्रभाज खत्म किया। एक हिस्सा बेटा खत्म हुआ इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग सांद्रता पर आधारित आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसके बाद का हिस्सा अणुसंख्यक गुणधर्म का है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।